मंच पर आसीन मुख्य अतिथि, फाउंडेशन के अध्यक्ष, आज के पुरस्कृत श्री पहाड़ी जी, भाई योगेश दसवणा, भाई डबराल और सभी साथियों, आज जिस दौर में ये आयोजन हो रहा है, मैं इस दौर को पत्रकारिता के दृष्टिकोण से बहुत संकट और चुनौती का समय मानता हूँ। पत्रकारिता के लिए एक संकट और चुनौती का समय है। उस चुनौती के समय में इस आयोजन का होना एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण काम है और हम समझते हैं, मेरी मान्यता है कि यहाँ से कोई ना कोई ऐसी आवाज़, कोई ना कोई ऐसी बात उठेगी जो आज की संकटग्रस्त पत्रकारिता पर को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, हम देखते हैं कि आज दिशाहीनता की स्थिति, पतन की स्थिति, कोई नैतिकता की कोई बातें नहीं रह गई है। रातों रात पद के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए एक दल से दूसरे दल में, दूसरे से तीसरे दल में, आज जिस दल को गाली दे रहे हैं, कल उस दल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब स्थितियाँ इतनी अजीब लगती हैं और ऐसी स्थिति में जो मेन हम मीडिया कहते हैं, मुख्य धारा का मीडिया है, वो चुप है, सवाल नहीं उठा रहा है, पूछ नहीं रहा है, कोई उसको दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, बल्कि तकलीफ़ ये है कि वो खुद इन क्रियाकलापों का भागीदार है, वो ताली बजाने वाला है। तो ऐसे जबकि पद लोलुपता के लिए, स्वार्थ के लिए न राजनीतिक सिद्धांत रह गया है, न पत्रकारिता के मानदंड रह गए हैं, न पत्रकारिता का कोई क्राइटेरिया रह गया है, बल्कि सब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। एक ऐसे समय में एक पत्रकारिता की ये स्थिति है। और मैं फिर ले जाना चाहता हूँ आपको 1967 में कि एक संवित सरकार के ज़माने में, जबकि मंत्री पद और दूसरे तीसरे पदों को पाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, उस समय एक व्यक्ति जो चुनाव जीतता है, वो पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करता, 2-2.5 साल बाद त्याग पत्र दे देता है। वो त्याग पत्र किसी खुशी में नहीं दिया गया, वो त्याग पत्र कुछ पाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि वो त्याग पत्र उस पीड़ा के साथ दिया गया जो उस समय थी, जो सरकार की कारगुजारियाँ थी, सरकार का भ्रष्टाचार था, अनैतिकता थी, तमाम जो चीज़ें जन विरोधी थी, उनके खिलाफ उत्तराखंड की ज़मीन पर एक विधायक खड़ा होकर के हाथ खड़ा करता है और कहता है कि ऐसे विधानसभा में मैं रहना नहीं चाहता और मैं अपने पद का त्याग करता हूँ। ये मैं बहुत सोचता हूँ, कोई मुझे ऐसा उदाहरण नहीं मिलता किसी व्यक्ति ने समाज के सवालों पर अपने पद से इस्तीफ़ा दिया हो। मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया होगा, दिया है, लेकिन सांसदी से इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस्तीफ़ा दिया है जबकि पार्टी ने उसको इस्तीफ़ा दिलाया है या कोई ऐसी बात हो, लेकिन अपनी इच्छा से किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। देश के सवाल पर किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, जनता के सवाल पर किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, समाज के डूबती हुई कश्ती को लेकर के किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये इस्तीफ़ा धूलिया जी ने दिया और ये विरल उदाहरण है। और आज की पत्रकारिता में जबकि जो स्थिति हम देख रहे हैं, उसमें ये बात एक मिसाल की तरह पेश की जानी चाहिए कि सवाल पद का नहीं है, पद लोलुपता का नहीं है, सवाल जनता का है। अगर संसद की, विधानसभा की जवाबदेही जनता के लिए नहीं है, तो संसद और विधानसभा के क्या मायने रह जाते हैं, वो बेईमानी है। और ये सब हम भी कहते हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं कि इस्तीफ़ा दिया,
लेकिन में इससे एक और बात है, सन 67, 68, 70 का वो दौर है जबकि देश में सरकार से मोह भंग की स्थिति है। पूरे देश के अंदर मोह भंग हो रहा है सरकार की नीतियों से, सरकार के भ्रष्टाचार से, और उस असंतोष की अभिव्यक्ति होती है जब देश में पहली बार 7-8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार, संवित सरकारें बनती हैं। तो संवित सरकारों का बनने का मतलब जनता का संतोष, जनता का सरकार से गुस्सा, और उस गुस्से की अभिव्यक्ति एक आदमी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के असेंबली में खड़े होकर के आवाज़ देता है इस्तीफा दे करके। मैं इस बात को राजनीतिक और सामाजिक और पत्रकारिता के लिए एक बहुत अहम बात मानता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, एक प्रकरण की तरफ ले जाता हूँ। पार्लियामेंट में अटल बिहारी जी ने कहा कि मैं जब संसद के गलियारे से जाता था तो एक गैलरी में फ़ोटो लगी रहती थी जवाहरलाल नेहरू की। जब मैं प्रधानमंत्री बना, मैं वहाँ से गुजरा 2-3 दिन बाद तो मैंने देखा वहाँ कोई फ़ोटो नहीं थी। मैंने स्टाफ को बुला के सबको कहा कि फ़ोटो कहाँ जो लगी हुई थी। सब चुप हो गए, सर झुकाया। उन्होंने कहा ये फ़ोटो जो जहाँ लगी हुई थी वहीं लगी रहनी चाहिए। और वो कह रहे थे, अगले दिन वो फ़ोटो लग गई, और वो खुद कह रहे थे कि क्या इस भावना की कदर अब रह गई है। आज आप किसी का विरोध कर दीजिए, FIR हो रही है, देशद्रोही के आरोप लग रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं, गाली गलौच हो रही है। यहाँ तक हमने देखा कि हिमांशी नरवाल, जिसका पति की हत्या हो जाती है पहलगांव में, सोफिया कुरैशी, विदेश मंत्री मिस्री, उनकी बेटी, किस तरह ट्रोल किया जा रहा है गंदे गंदे शब्दों के साथ, भद्दे भद्दे शब्दों के साथ, और उन करने वालों को कोई रोकने वाला नहीं है। मंत्री का बयान है, कोर्ट कहता है कि FIR लॉन्च करो, बड़ी मुश्किल से FIR लॉन्च होती है, वो भी हल्की फुल्की दफाएं लगा करके, और आखिर में फिर कोर्ट को कहना पड़ता है कि खाना पूरी हो रही है, सही तरह से रिपोर्ट लिखिए, जो दफाएं लगनी चाहिए वो लगाई जाएं। कोई एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं। अटल जी की तकलीफ थी कि धीरे धीरे जो एक हमारी राजनीतिक और लोकतांत्रिक विरासत थी, विरोधियों का सम्मान, विरोधियों का के प्रति उनके पद की गरिमा, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन पहले ही ऐसा नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, फिर लौटता हूँ मैं धूलिया जी पर। ये देवरानी जी ने मुझको, पीताम्बर दत्त देवरानी जी ने स्मरण सुनाया। यहाँ कोटद्वार में PC जोशी आते हैं। PC जोशी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता, ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहे, विद्वान आदमी बहुत। जब वो यहाँ आते हैं तो जो 8-10 पार्टी के लोग थे, कॉमरेड थे, वो उनको तैयारी करते। एक देवरानी जी गए धूलिया जी के पास कि ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था। उन्होंने कहा अच्छा आइए, कितने आदमी होंगे आपके? उन्होंने कहा होंगे 20 आदमी करीब। कि चलिए। वो उतरे देवरानी जी को लेकर के, रास्ते में जो मिला उसने कहा धूलिया जी नमस्कार। उसके कहा नमस्कार भाई, फला तारीख को जोशी जी आ रहे हैं और भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन हम लोगों के साथ करेंगे। फिर आगे गए, उस समय टूरिस्ट होटल चलता था। ये 40-42 उन्होंने लोगों को आमंत्रित कर दिया उस दिन के दिन। मैं फिर वही बात जो उठाने की है कि कुछ समय था कि किस तरह दूसरे नेताओं का, धूलिया जी कम्युनिस्ट नहीं थे, समर्थक भी नहीं थे, वो लिबरल थे, डेमोक्रेट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कि हमारे शहर में एक सेक्रेटरी आ रहा है एक पार्टी का, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसको उसके पद की और उसके जो कैलिपर है उसकी गरिमा उसको मिलनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर के ये धूलिया जी ने हमको सिखाया।
तो देवरानी जी कहते थे कि हम बड़ा, कई बार हम कहते थे कि धूलिया जी आप कम्युनिस्ट नहीं है लेकिन आपने हमारी बड़ी मदद की। उसने कहा मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैंने लोकतांत्रिक सिस्टम की मदद की है, मैंने जो होना चाहिए इस देश में वो की है। और हम देखते हैं नेहरू के टाइम में भूपेश गुप्ता बोल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो कुछ कांग्रेसी जो होते हैं हल्ला मचाने वाले हल्ला मचाने लग गए। नेहरू खड़े हुए, डांटा सबको, चुप रहिए, जानते नहीं आप भूपेश गुप्ता बोल रहे हैं। भूपेश गुप्ता इंडिया के माने हुए इंटेलेक्चुअल आदमी है। राम मनोहर लोहिया विद्वान आदमी, जब बोलते थे पार्लियामेंट में हिला देते थे नेहरू को, लेकिन किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, किसी के को देशद्रोह का ठप्पा नहीं लगा, किसी की संसद सदस्यता को खत्म करने की बात नहीं हुई। आर के लक्ष्मण ने एक बार कार्टून निकाला, उसमें नेहरू जी को गधे की शक्ल दिखा रखी थी। 2-3 दिन बाद आर के लक्ष्मण नेहरू जी को मिले। नेहरू जी ने कहा कि आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं। उसने कहिए क्या काम है, कि कल शाम आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। और समझे कि डांटेंगे तो मैंने कार्टून बनाया कि ये क्या बना दिया। उसने सर आप कहेंगे तो मैं आऊँगा, कि ये गधा आपके साथ चाय पीना चाहता है। ये भावना थी उस समय, कहाँ गई ये भावना। ट्रोल आर्मी खड़ी हो रही है, दिन रात ट्रोल करने पे लगे, मुझको ही कई बार गाली दे देती, माँ बहनों की गाली दी जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या हो रहा है ये क्या मीडिया है, क्या चल रहा है देश में। तो हम उन लोगों की तरफ बार बार देखते हैं जिन्होंने इन पर जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनका निर्वाह किया है। जब ये बात है, मैं धूलिया जी ने जब उनको बुलाया तो मुझे याद आई एक दो बार, धूलिया जी के अंदर यूँ भी आतिथ्य सत्कार की बहुत बड़ी भावना थी। मैं, देवरानी जी, कपटाल जी, मोहन सिंह बिष्ट, हम 4-5 लोग उनके पास रोज़ बैठते थे। मेरी कई बार किसी बात पर उन पर बहुत ज़्यादा बहस भी हो जाती थी, तो यही कहते थे कि देखो निहाल, तू मेरी बात का विरोध तू नहीं कर रहा है, तेरे अंदर जो मार्क्सवाद का कीड़ा बैठा हुआ है ये तेरा विरोध कराता है तुझसे, तू नहीं करता मेरा विरोध, मैं जानता हूँ। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं गलत का गलत विरोध करता नहीं। उनके अंदर बड़ा आतिथ्य का भाव। एक बार उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए शाम को पकौड़ी खाने के लिए। हम चले गए। शरद चंद्र धूलिया उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी ने हमसे कहा कि भैया तुमने क्या यार हमें मेरी आफत कर दी। वो 2 बजे से पीछे लग गए, देखो शाम को वो लोग आ रहे हैं 4-5, पकौड़ी कौड़ी बनानी, तैयार रखना सब। उसने कहा तुम चिंता मत करो, फिर आधे घंटे बाद आ जाएं। हाँ भाई वो आएंगे। उसने चिंता मत करो, मैंने सब तैयारी की हुई है। वो 3 घंटे बार बार उनको, और बार बार ये भी झांके कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही हमको देखा कि आ रहे हैं तो तुरंत करो करो शुरू करो, वो आ गए हैं। अरे उसने वो आएंगे, बैठेंगे, बड़ी मुश्किल से उनको, फिर हम आ गए। हमने कहा बैठे, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो ये जो उनके घर में आतिथ्य सत्कार की भावना इतनी थी कि जो मेरे घर में आया है मैं उसके लिए क्या करूं। ऐसे एक उदाहरण, उनके भाई योगेश्वर प्रसाद जी धूलिया मेरे बहुत अच्छे मित्र, दोनों उस समय फक्कड़ का दौर था, हम दोनों का फक्कड़पन के हम दोनों दोस्त। वो जब भी यहाँ आते थे, या तो वो मेरे यहाँ मिलने आते थे या मैं उनके यहाँ मिलने जाता था। तो मैं, वो आए हुए थे, मैं उनके यहाँ मिलने चला गया। हम दोनों बैठे, थोड़ी देर बाद शरद की पत्नी भाभी जी खाना उनके लिए ले आई। मुझको पूछा, मैंने कहा मैं खा के आया हूँ, कोई नहीं। अब धूलिया जी आए, उन्होंने झांका, चले गए, फिर आए, फिर झांका, चले गए। तीसरी बार आए, ये जोगी, योगी कहते थे, वे योगी उनियाल के लिए खाना क्यों नहीं। उसने नहीं ये मना कर रहा है, ये खा के आया है। फिर चले गए, फिर आए, अरे योगी ऐसा नहीं करते, इसको भी खिला। तो मैंने कहा नहीं धूलिया जी मैं खा के आया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो उनको बहुत बुरा ये लग रहा था कि एक आदमी मेरा भाई खाना खा रहा है, दूसरा आदमी बैठा हुआ है। ये उनकी आतिथ्य सत्कार की बहुत उनके अंदर ये भावना थी। हाँ अच्छा,
दूसरा मैं एक और छोटा सा वो करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जब केरल में कम्युनिस्ट सरकार गिरी, हिंदुस्तान की पहली लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनती है नंबूद्रीपाद के नेतृत्व में। उसको जब कांग्रेस ख़त्म कर देती है तो एडिटोरियल लिखते हैं, संविधान रूपी अभिमन्यु का वध, और बहुत कर्कश हमला करते हैं कांग्रेस पर और ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना है, ये कलंक है हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। विचलित थे बहुत ज़्यादा। तो वो देश के सवालों पर, लोकतंत्र के सवालों पर, जनता के सवालों पर विचलित होने वाले व्यक्ति थे और उसी तरह से रिएक्ट करते थे। और हमें गर्व है कि ऐसे आदमी के हम पास बैठे हैं, ऐसे आदमी कोटद्वार में रहा है, ऐसे आदमी ने कर्मभूमि जैसे अखबार का संपादन किया है, उसको चलाया है। हम उनको जब तक भी हम सोचते हैं कि हम हैं, हमें उन्हें याद करना चाहिए, उनके गुणों को याद करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू निहाल जी। इससे कि पहले कार्यक्रम आगे बढ़े, मैं सम्मान देना चाहता हूँ श्री महापौर जी का। हमारे